द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार के हालिया विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। वोटर्स की संख्या में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो आज हम इसी उछाल के पीछे की कहानी और इसके असली कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज जैसे ही खत्म हुआ, एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने बड़े बड़े चुनावी पंडितों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। और सच कहें तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक वोटर टर्नआउट 64.69% के शानदार लेवल पर पहुंच गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। अच्छा, इस आंकड़े को ठीक से समझने के लिए चले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले 4 चुनावों को अगर देखें तो बिहार का वोटर टर्नआउट लगभग 55% पर ही रुका हुआ था। तो इस बार सीधा 9% का उछाल, ये साफ दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया में एक नई एनर्जी आई है। और कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ 2024 के आम चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ असल में वोट डालने वालों की संख्या 2.15 करोड़ से बढ़कर 2.42 करोड़ हो गई। मतलब रजिस्टर्ड वोटर कम पर वोट ज्यादा। आखिर ये हुआ कैसे? अब जैसा कि होता ही है, इस उछाल को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी फटाफट अपने अपने हिसाब से मतलब निकालना शुरू कर दिया। जो सत्ता में थे उनका कहना था कि ये उनकी वेलफेयर स्कीम्स पर जनता का भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा कि नहीं, ये तो सरकार के खिलाफ गुस्सा है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। लेकिन एडिटोरियल हमें ये बताता है कि सिर्फ टर्नआउट के आंकड़ों को देखकर इतने पक्के नतीजे पर पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो क्या कहानी कुछ और है? तो चलिए जरा रिसर्च पर नजर डालते हैं। क्या सच में ज्यादा वोटर टर्नआउट का मतलब ये होता है कि लहर किसी के पक्ष में है या किसी के खिलाफ? और इसका जवाब है जरूरी नहीं। कई एकेडमिक स्टडीज ये बताती हैं कि बढ़े हुए वोटर टर्नआउट और किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में लहर के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो ज्यादा वोटिंग का मतलब किसी की पक्की जीत या हार नहीं है। हाँ, कुछ अंदाजे जरूर लगाए जा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कैश ट्रांसफर स्कीम की वजह से महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया हो, या फिर बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन से हमें डिटेल्ड डेटा नहीं मिलता, ये सब सिर्फ अटकलें ही हैं। तो अगर ये मामला सिर्फ सरकार के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने वोटर्स में इतना जोश भर दिया? इसका जवाब शायद हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक बहुत जरूरी प्रोसेस में छुपा है, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये इलेक्शन कमीशन का एक तरीका है वोटर लिस्ट को अपडेट और साफ सुथरा करने का। और मजे की बात यह है कि इसी प्रोसेस की वजह से बिहार में इस बार कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या कम हुई थी। और असल में इसी SIR प्रोसेस को लेकर जो गर्मा गर्म बहस छिड़ी, लगता है उसी ने वोटर्स को जगाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब उठाया। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, वोटर लिस्ट के मामलों पर लगातार फोकस बनाए रखा और लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनका वोट कितना कीमती है। तो बिहार में जो हुआ उससे हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि चुनावी प्रोसेस को लेकर सिर्फ चिंता जताना या उसकी आलोचना करना काफी नहीं है। सबसे असरदार तरीका ये है कि आप जमीनी स्तर पर काम करें, वोटर्स को एजुकेट करें, उनमें जोश भरें और उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाएं। तो अपनी चिंताओं को जब आप इस तरह जमीनी मेहनत में बदलते हैं, तो इसका नतीजा न सिर्फ बैलेट बॉक्स पर दिखता है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को भी और मजबूत करता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जमीनी स्तर पर लोगों को इस तरह से जोड़ने का ये जो मॉडल है, इसका आने वाले चुनावों और सिटीजन एंगेजमेंट के लिए क्या मतलब है? हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है अमेरिकी सरकार का शटडाउन। लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, असल में ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये समझने का एक मौका है कि राजनीतिक गतिरोध, जिसे हम पॉलिटिकल ग्रिडलॉक कहते हैं, वो असल में काम कैसे करता है और उसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ता है। तो देखिए, इस पूरे जटिल मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले, जब सरकार ही रुक जाती है तो क्या होता है? दूसरा, इस गतिरोध की असली जड़ क्या थी?
तीसरा, इसके पीछे की जो गहरी राजनीतिक समस्या है वो क्या है, और आखिर में क्या कोई बीच का रास्ता, कोई मध्य मार्ग है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संकट के पैमाने की, कि जब देश की सरकार ठप पड़ गई तो इसका जमीनी हकीकत में असर क्या हुआ। जरा सोचिए, 1-2 दिन नहीं, पूरे 39 दिन, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा समय तक सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से बंद पड़ा रहा, और ये अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। और इसका असर सीधा सीधा आम लोगों पर पड़ा। करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। सोचिए, बहुत से लोगों को बिना सैलरी के घर बैठना पड़ा। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी अगली तनख्वाह कब आएगी। मतलब असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही नहीं रुका, इसका असर उन जरूरी सेवाओं पर पड़ा जिन पर करोड़ों लोग हर रोज निर्भर करते हैं। खाने पीने से जुड़ी सरकारी मदद हो, गरीब परिवारों के बच्चों के लर्निंग प्रोग्राम हो, टैक्स जमा करने वाली संस्था IRS हो, नेशनल पार्क्स, सोशल सर्विसेज, यहाँ तक कि 40 से ज्यादा हवाई अड्डों पर हवाई सुरक्षा तक दांव पर लग गई थी। कहने का मतलब है कि इसके नतीजे पूरे देश के लिए बहुत सीधे और गंभीर थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या वजह थी कि देश को इतने बुरे हालात से गुजरना पड़ा? चलिए अब इस गतिरोध के केंद्र में जो राजनीतिक मुद्दा था उससे समझते हैं। इस पूरी बहस के बीचों बीच लाखों लोगों की हेल्थ केयर से जुड़ा एक कानून था। हुआ ये कि अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ACA भी कहते हैं, उसके तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी मिलती थी उसकी म्याद खत्म हो रही थी, और बस इसी बात को लेकर कांग्रेस में ऐसा गतिरोध पैदा हुआ कि सरकार ही बंद हो गई। और देखिए, विश्लेषकों का मानना है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी समझौते की जबरदस्त कमी। उनके मुताबिक एक खास तरह की आक्रामक राजनीति, जिसे सोर्स में बेलगाम ट्रंपवाद कहा गया है, उसने दोनों पार्टियों के बीच सहयोग की कोई भी गुंजाइश लगभग खत्म ही कर दी थी। तो एक तरह से ये पूरा मामला 2 अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं की टक्कर बन गया था। एक तरफ थी बेलगाम ट्रंपवाद की राजनीति और दूसरी तरफ प्रगतिशील अमेरिका की पुरानी दुनिया। लेकिन हाँ, इस पूरे गतिरोध के बीच भी पर्दे के पीछे समाधान खोजने की कुछ कोशिशें तो चल रही थीं। सीनेट में एक शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल पे बात हो रही थी, ताकि कम से कम कुछ समय के लिए तो सरकार को चलाया जा सके। और यहीं से हम एक बहुत अहम बात पर आते हैं कि ये जो शटडाउन था, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी राजनीतिक बीमारी का एक लक्षण था, एक सिम्टम था। मतलब शटडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेताया कि जिस कड़वे राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इसे पैदा किया, वो संकट तो जस का तस बना हुआ है, वो कहीं नहीं गया। और इसी माहौल में एक शब्द है जो बहुत मायने रखता है, बायपार्टिसनशिप या द्विपक्षीयता। एक ऐसा आदर्श जो इस माहौल में कहीं खो सा गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि विरोधी पार्टियां भी देश के हित में मिलकर काम करें, समझौता करें और एक साझा रास्ता निकालें। और चेतावनी यहाँ पर बिल्कुल साफ है, जब सहयोग की ये भावना खत्म हो जाती है तो अच्छे शासन की, गुड गवर्नेंस की नींव ही हिल जाती है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुशासन का जो मूल सार है वही खो जाएगा। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इस गहरे बंटवारे के बीच आगे का रास्ता क्या है? क्या राजनीति में एक नए सामान्य की जरूरत है? तो देखिए, आगे का रास्ता राजनीति के प्रति नजरिए में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। एक ऐसा नया सामान्य जो मानवीय हो, यानी नागरिकों की भलाई को सबसे ऊपर रखे, जो व्यवहारिक हो, मतलब विचारधारा की जिद छोड़कर समाधान पर ध्यान दे, और जो एक मध्य मार्ग अपनाए, यानी विरोधी ताकतों के बीच भी एक कॉमन ग्राउंड, एक साझा जमीन तलाशे। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। आज के इस गहरे ध्रुवीकरण, इस बिटर पोलराइजेशन के दौर में क्या सच में कोई मानवीय, व्यवहारिक और मध्य मार्ग निकालना संभव है, या फिर हम भविष्य में ऐसे और गतिरोध देखने के लिए मजबूर हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। कोई भी देश अपने नागरिकों का भला कैसे कर सकता है, वो भी बिना अपनी अर्थव्यवस्था को डुबोए? चलिए इसी को समझते हैं, स्थायी कल्याणवाद की संरचना को। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है स्थायी कल्याणवाद का अर्थशास्त्र। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर की सरकारों के लिए और हाँ, हम सब नागरिकों के लिए भी बहुत मायने रखता है। मतलब एक ऐसा वेलफेयर सिस्टम जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चल सके। अच्छा जरा सोचिए,
फ्री बसें, किराया माफ, सबके लिए सस्ता चाइल्ड केयर। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने बिल्कुल ऐसे ही वादे किए थे। पर असली सवाल तो यही है कि क्या ये सब मुमकिन है? क्या कोई भी इकोनॉमी इतने बड़े बड़े वादे निभा सकती है बिना दिवालिया हुए? तो आज हम किन किन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कल्याणवाद की पहेली आखिर है क्या। फिर देखेंगे न्याय और दक्षता यानी जस्टिस और एफिशिएंसी की बहस को। इसके बाद बात होगी उन दो पॉलिसी ट्रैप्स की जिनमें सरकारें अक्सर फंस जाती हैं। और फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन की जिसे कहते हैं थर्मोस्टैट मॉडल, और देखेंगे कि असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, कल्याणवाद की पहेली। देखिए, इसके एक तरफ तो हैं बहुत लुभावने वादे और दूसरी तरफ हैं कुछ बहुत गंभीर छिपे हुए खतरे। देखिए, वेलफेयरिज्म ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। इसकी अपील एकदम साफ है, आपको तुरंत रिजल्ट्स दिखते हैं, एकदम विजिबल आउटकम्स। लेकिन अगर इसे ठीक से डिजाइन ना किया गया हो तो लंबे समय में क्या होता है? सर्विसेज की क्वालिटी गिरने लगती है, ब्लैक मार्केट्स बनने लगते हैं और नए इन्वेस्टमेंट आने बंद हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप रेंट फ्रीज कर दें तो हो सकता है कि बिल्डर नए घर बनाना ही बंद कर दें। और इसी अपील और रिस्क के बीच में ना एक बहुत पुरानी और गहरी बहस छिपी हुई है। सवाल यह है कि पॉलिसी बनाते वक्त किस चीज को प्राथमिकता दें, न्याय को या फिर दक्षता को, मतलब जस्टिस वर्सेस एफिशिएंसी। इस बहस के आप कह सकते हैं दो बड़े चेहरे हैं। एक तरफ हैं जॉन रॉल्स। उनका मानना है कि किसी भी समाज को इस बात से आंका जाना चाहिए कि वो अपने सबसे कमजोर तबके का ख्याल कैसे रखता है, मतलब उनके लिए न्याय सबसे ऊपर है। और दूसरी तरफ हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है दक्षता, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जहां रिसोर्सेस की जरा भी बर्बादी ना हो। रॉल्स की थ्योरी को अगर और आसान भाषा में समझें तो वो ये कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश कितना अमीर है। असली सवाल ये है कि उस देश का सबसे गरीब इंसान कैसी जिंदगी जी रहा है। इसीलिए सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है सोशल प्रोटेक्शन देना, भले ही इसके लिए इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी ही क्यों ना पड़ जाए। अब दूसरी तरफ पेरेटो का प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी बदलाव तभी अच्छा है जब उससे कम से कम एक व्यक्ति का तो फायदा हो लेकिन किसी और का कोई नुकसान ना हो। उनका पूरा फोकस था वेस्टेज को खत्म करने पर, ताकि सिस्टम अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करे। अब इतिहास को देखें तो एक बात साफ है, इन दोनों में से किसी भी एक आइडिया की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाना खतरनाक हो सकता है। और जब भी सरकारें ऐसा करती हैं तो वो एक तरह की पॉलिसी ट्रैप में, एक जाल में फंस जाती हैं। ये ना एक साइकिल की तरह है जो बार बार घूमता है। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया रॉल्स के रास्ते पर चली, बड़े बड़े वेलफेयर स्टेट्स बने, फिर आया 80 का दशक, थैचर और रीगन आए और उन्होंने पैरेटो के रास्ते पर चलकर सब कुछ लिबरलाइज कर दिया। और आज हम फिर से सोशल प्रोटेक्शन की तरफ झुक रहे हैं। ये मार्केट और सोसाइटी के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। तो ये दो ट्रैप्स आखिर हैं क्या? पहला है पैरेटो ट्रैप। इसका मतलब समझिए, बसें तो एकदम टाइम पर चल रही हैं लेकिन उन रूट्स पर नहीं चल रही जहां वर्कर्स को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब सिस्टम एफिशिएंट तो है पर इंक्लूसिव नहीं है। और दूसरा है रॉल्स ट्रैप। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किराया इतना कम कर दिया कि बिल्डर्स ने नए घर बनाने ही बंद कर दिए, नतीजा घरों की शॉर्टेज हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या इन दोनों ट्रैप्स से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, और इसी सॉल्यूशन का नाम है द थर्मोस्टैट मॉडल। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में एसी का थर्मोस्टैट होता है। वो क्या करता है? जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर को अपने आप एडजस्ट करता है, राइट? ये मॉडल भी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल वही काम करता है। जब इकोनॉमी मुश्किल में हो तो ये रॉल्स की तरह जस्टिस पर फोकस करता है, और जब हालात अच्छे हों तो ये पैरेटो की तरह एफिशिएंसी पर ध्यान देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये थर्मोस्टैट मॉडल असल में काम कैसे करता है। इसे हम आर्किटेक्चर ऑफ इंक्लूजन भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा ढांचा जो सबको साथ लेकर चले। इस आर्किटेक्चर को बनाने के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इनपुट्स पर नहीं आउटकम्स पर सब्सिडी दीजिए। दूसरा, प्राइस को कंट्रोल करने की जगह बफर्स बनाइए। तीसरा, सीधे सर्विसेज देने के बजाय क्वालिटी कंट्रोल वाउचर्स का इस्तेमाल कीजिए। और चौथा, ऐसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कीजिए जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि मिशन पर भी काम करती हैं। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, दुनिया भर में इसके असल उदाहरण मौजूद हैं। जैसे सिंगापुर का बस मॉडल, वहाँ सरकार प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस बात के पैसे नहीं देती कि कितनी बसें चलीं, बल्कि इस बात के कि कितनी सीटें समय पर अवेलेबल थीं।
इससे क्वालिटी बनी रहती है। या फिर फ्रांस को देखिए, वहां जरूरतमंदों को ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट मिलता है, लेकिन किराया पूरी तरह फ्री नहीं है ताकि सिस्टम सस्टेनेबल बना रहे। ठीक इसी तरह ब्राजील का जो बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम है वो सीधे लोगों के हाथ में कैश देता है, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने की आज़ादी मिलती है। और अपने देश का ही उदाहरण ले तो अरविंद आई केयर से बेहतर क्या होगा? एक ऐसी संस्था जो सरकारी मदद के बिना अमीरों से फीस लेकर गरीबों का मुफ्त या बेहद कम कीमत पर इलाज करती है, और वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ। और ये सब हमें हमारे फाइनल टेकअवे पर लेकर आता है, और वो ये है कि मुद्दा इन दोनों में से किसी एक को चुनने का है ही नहीं। मुद्दा है एक प्रोग्राम तरीके से दोनों के बीच बैलेंस बनाने का। एक लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें दया और काबिलियत के बीच चुनने को मजबूर नहीं करती, वो हमें सीक्वेंसिंग सिखाती है। मतलब असली खेल टाइमिंग का है कि कब क्या करना है। तो ये बैलेंस असल में काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब इकोनॉमी की हालत खराब हो, मंदी हो, तो सरकार रॉल्स की तरह सोचेगी। पहली प्राथमिकता है लोगों को बर्बादी से बचाना। लेकिन जैसे ही रिकवरी शुरू होती है, सरकार पैरेटो की तरह सोचने लगती है। अब सिस्टम में एफिशिएंसी लाओ, कंपटीशन बढ़ाओ और भविष्य के लिए प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट करो। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या हमें फ्री की पॉलिटिक्स और उसके लुभावने वादों से आगे बढ़कर उस आर्किटेक्चर, उस ढांचे को बनाने पर फोकस करना चाहिए जो असल में काम करता हो? एक ऐसा ढांचा जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए बिना सही मायनों में सबको साथ लेकर चल सके। शायद आज के समय का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आज का हमारा चौथा और आखिरी एडिटोरियल टॉपिक है एक बहुत बड़ा काम जो भारत में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की, जिसके जरिए देश की पूरी इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले ये है क्या, फिर ये अभी क्यों हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और सबसे जरूरी हमारे डेमोक्रेसी के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, SIR की इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये काम कितना बड़ा है, इसका स्केल कितना विशाल है। ये कोई मामूली सा अपडेट नहीं है। हम बात कर रहे हैं 51 करोड़ वोटर्स की। सोचिए, देश के टोटल वोटर्स में से आधे से भी ज्यादा, और ये पूरा काम 1800 से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैला हुआ है। मतलब स्केल बहुत ही बड़ा है। तो सवाल उठता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वोटर लिस्ट की एक ऐसी सफाई है जो बहुत गहराई तक जाती है। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, मतलब कानूनी प्रक्रिया जो हर साल होने वाले छोटे-मोटे अपडेट से कहीं ज्यादा बड़ी और अहम है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, इसकी टाइमलाइन। पता है, ये भारत के इलेक्टोरल हिस्ट्री में सिर्फ 9वीं बार हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे 21 साल के गैप के बाद हो रहा है। एक ऐसा वक्त जिसमें देश की आबादी से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ कितना बदल गया है, सोचिए। अब देखिए, इतने बड़े काम को पूरे देश में एक साथ शुरू करने से पहले इलेक्शन कमीशन को इसे टेस्ट करना था, एक पायलट प्रोजेक्ट करना था, और इसके लिए चुना गया बिहार। वहां जो एक्सपीरियंस मिला, उसने आगे पूरे देश के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट का काम किया। बिहार में काम आसान बिल्कुल नहीं था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां ऑफिशियल्स को माइग्रेशन, सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज और शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन नतीजा बिल्कुल चौंका देने वाला। इतनी सारी शुरुआती दिक्कतों के बावजूद प्रोसेस इतना अहम और ट्रांसपेरेंट था कि फाइनल लिस्ट के खिलाफ एक भी फॉर्मल अपील नहीं आई, 0। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी जिसने नेशन वाइड रोल आउट के लिए ECI का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस आम आदमी के लिए काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रोसेस काफी आसान और वोटर फ्रेंडली रखा है, जिसमें कई रीअश्योरिंग स्टेप्स हैं। प्रोसेस पूरा सिस्टमैटिक है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO हर घर पर 3 बार तक जाते हैं। ये इसलिए ताकि कोई भी चूक न हो, कोई छूट न जाए। इसके बाद पब्लिक वेरिफिकेशन के लिए भी क्लियर स्टेजेस रखे गए हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात, इलेक्शन कमीशन का ये साफ साफ निर्देश है कि एन्यूमरेशन यानी गिनती के टाइम वोटर्स से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों के मन में कोई डर ना हो।
शुरुआती वेरिफिकेशन सिर्फ एक साइंड फॉर्म पर बेस्ड है। दरवाजे पर आकर कोई कागज नहीं मांगेगा। और हाँ, अगर कोई बदलाव करना है, जैसे नाम जोड़ना या ठीक करना, तो वही जाने पहचाने फॉर्म्स यूज होंगे, फॉर्म 6, 7 और 8। BLOs अपने साथ खाली फॉर्म्स भी रखेंगे ताकि अगर कोई नया एलिजिबल वोटर मिलता है तो उसका एनरोलमेंट वहीं के वहीं हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उस पर बहस भी होगी, और इस प्रोसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू कर दी है जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के एक कोर टेंशन को सामने लाती है, प्योरिटी वर्सेस इंक्लूजन। देखिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सर जरूरी है, ये एक टेक्निकल क्लीन अप एक्सरसाइज है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को चिंता है कि इस चक्कर में कहीं असली वोटर्स का नाम ना कट जाए, खासकर उन जगहों पर जहां पॉलिटिक्स और सिटीजनशिप के मुद्दे पहले से ही सेंसिटिव हैं। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि इसका मेन मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूरेसी है, मतलब उन आम समस्याओं को ठीक करना, जैसे कि जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम हटाना, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनका एड्रेस अपडेट करना, या जिनका नाम 2 बार है उसे ठीक करना। तो इस सब के बीच हम कहाँ खड़े हैं? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं और इसके फाइनल टेकअवे को समझते हैं। देखिए, अब ये प्रोसेस एक सच्चाई बन चुका है और ये आगे बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले इसका विरोध कर रही थीं, अब वो भी इस प्रोसेस में शामिल हो रही हैं ताकि उनके वोटर्स के हितों की रक्षा हो सके। तो अब बहस रोको से बदलकर इसमें एंगेजमेंट की तरफ चली गई है। आखिर में इस पूरे पैन इंडिया एक्सरसाइज की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इलेक्शन कमीशन इसे कितनी कुशलता और एम्पैथी यानी सहानुभूति के साथ पूरा करता है, क्योंकि सबसे जरूरी है भारतीय वोटर का विश्वास बनाए रखना। और ये पूरी एक्सरसाइज हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हर डेमोक्रेसी के लिए अहम है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना इलेक्शन कमीशन और पूरे देश को लगातार करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।